हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए बस मेंटल। आज हम 25 और 26 दिसंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दी गई है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो उन्होंने आपसे एक स्टेटमेंट पूछी है जिसमें पूछा गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो किनको अपॉइंट किया गया है। तो ये आपके अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम जिनको अपॉइंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और इनके साथ साथ दो अदर मेंबर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एज ए मेंबर। तो जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम को क्या अपॉइंट किया गया है? चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी 1993 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। तो जैसे कि अदर मेंबर्स में प्रियांक कनोंगू और विद्युत रंजन सारंगी जी को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो जो इसमें जो चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स हैं 5 मेंबर, उनकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। दो चेयरपर्सन है वो क्या होना चाहिए? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए वो। तो जो अदर मेंबर है उनमें क्या होना चाहिए? या तो वो सर्विंग और रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट के। उसके बाद जो 3 अदर पर्सन आते हैं उसमें से एटलीस्ट एक पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए? वुमेन होना चाहिए। 3 में से एक क्या होना चाहिए? वुमेन होना चाहिए। और तीनों पर्सन को नॉलेज होना चाहिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। उसके बाद यहाँ पे बताया गया टर्म, बताया गया 3 साल का टर्म बताया गया है। यहाँ पे चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं वो 3 साल तक जो है ऑफिस को होल्ड करते हैं, और जहाँ फिर वो 70 साल जब उनकी उम्र हो जाती है तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो इनकी चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। जो 6 मेंबर की कमेटी है वो रिकमेंडेशन भेजती है किसको? प्रेसिडेंट को। और फिर प्रेसिडेंट जो है वो चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है। तो ये जो 6 मेंबर की कमेटी है इसमें हमारे कौन कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि हेड है उनके इस कमेटी के। इसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो ये 6 मेंबर जो है वो 6 जो मेंबर कमेटी है रिकमेंडेशन भेजती है जो उसके मेंबर्स होते हैं। तो कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल होम मिनिस्टर। इसके साथ क्या बताया जा रहा है? जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है किसी भी चेयरपर्सन या मेंबर्स को अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर इसमें से कोई भी पांचों कंडीशन में कोई भी अगर पर्सन जो है वो फॉल करता है तो उसको क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या आती है? अगर वो इंसॉल्वेंट है। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है? अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें अपने आप को एंगेज करता है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, या फिर वो इनफर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी, ये रीजन भी हो सकता है कि वो उसको अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। या फिर वो अनसाउंड माइंड है, या फिर वो कन्विक्टेड सेंटेंस दे दी गई है उसको इम्प्रिजनमेंट की। तो क्या किया इन पांचों केसेस में क्या किया जा सकता है? जो चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं उसको रिमूव किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कुछ अदर्स जो ग्राउंड है वो भी मेंशन किए गए हैं कि अगर कोई पर्सन जो है चेयरपर्सन या मेंबर जो है वो क्या कर सकता है? मिसबिहेवियर करता है या फिर इन कैपेसिटी शो करता है तो उसको निकाला जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन इसके लिए क्या किया जाएगा? मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा इंक्वायरी के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट फाइंड करती है कि हाँ ये जो ग्राउंड्स हैं जो ट्रू ग्राउंड है, तो फिर वो क्या कर सकती है? उन प्रेसिडेंट को बोलेगी कि इन चेयरपर्सन और मेंबर्स को क्या किया जाए? रिमूव कर दिया जाए। तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उनको रिमूव कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। तो गवर्नर के रेट आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो अभी रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को क्या किए हैं? कुछ स्टेट के गवर्नर को रीशफल किया गया और 2 नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो 2 नए गवर्नर बनाए हैं वो कौन कौन से हैं? अजय भल्ला और वीके सिंह। जो अजय भल्ला जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है मणिपुर के गवर्नर, और वीके सिंह जी को क्या किया गया है? मिजोरम के जो गवर्नर बनाए गए हैं। तो जो केरला के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार के गवर्नर जो है बना दिया गया है। और जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी थे जो कि बिहार के गवर्नर थे, उनको क्या बना दिया गया? केरला के गवर्नर बना दिए गए। जो जहाँ पे केरला और बिहार के गवर्नर को क्या किया गया है? रीशफल किया गया है। तो इसके बाद जो हरि बाबू जी हैं उनको बनाया गया है उड़ीसा के गवर्नर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रीशफल्स और नए गवर्नर जो बनाए गए हैं वो थे। इसके बाद जो आर्टिकल 153 है वो बोलता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। तो एक सिंगल पर्सन को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल स्टेट का भी गवर्नर बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी हमारी सरकारी कमीशन के द्वारा। इसके बाद जो आर्टिकल 157 और 158 है वो बताता है आपके जो गवर्नर, अगर गवर्नर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे बताए गए हैं कि इसमें आर्टिकल 157 और 158 में। तो गवर्नर जो है ये अपॉइंट किया जाता है हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो अपना ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे 2 केसेस जो आपके इसके रिलेटेड याद रखने हैं। सबसे पहला केस क्या है? सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1982 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है वो इज नॉट जस्टिसेबल। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि ये किसमें दी गई थी? सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दी गई थी। और हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक में क्या स्टेटमेंट दी गई थी? द गवर्नर्स ऑफिस इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो गवर्नर का ऑफिस है एक इंडिपेंडेंट ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल
ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये एक, ना कि कोई एम्प्लॉयमेंट है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट्स आपको दोनों केसेस की जो आपको याद रखनी है कि किस केसेस में दी होगी, तो ये आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको पूछा गया है यहाँ पे, द कैनेडियन मॉडल इंस्पायर द ऑफिस एंड इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो जो गवर्नर का जो ऑफिस है वो इंस्पायर किया गया हमारा कैनेडियन मॉडल से। तो ये आपका, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अंडर आर्टिकल 361 द गवर्नर एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट। तो अंडर आर्टिकल 361 जो है गवर्नर को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट हमारे थे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो ये इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया का रैंक है 49th। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया अभी रिसेंटली, तो इसमें इंडिया ने इंप्रूवमेंट शो की है, 11 प्लेसेस इंप्रूव हुआ है इंडिया। तो ये जो इंडेक्स था ये आपका पब्लिश किया गया था पोर्टुलॉन इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसमें इंडिया को जो स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है 53.63। तो पहले कितना स्कोर था 2023 में, 49.93 था। तो इस बार जो स्कोर है वो कितना है 53.63। तो इसमें इंप्रूवमेंट शो की गई है रैंक में। तो इंडिया का कितना रैंक आया इस बार 49th। तो हम अभी क्या करेंगे, इस साल के जो इंपॉर्टेंट रैंक है इंडिया के इंडेक्स में वो हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि रिलीज किया गया है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसमें इंडिया का रैंक कितना था, कितना आया है 39th। तो पहले 2021 में कितना था 54th रैंक था। तो अभी इसमें भी जो है इंप्रूवमेंट शो की गई है और इंडिया का रैंक कितना है 39th। तो उसके बाद जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर में इंडिया का क्या रैंक है, 4th पोजीशन पे इंडिया आ गया है। और पहले 2019 में कितना रैंक था 23 रैंक था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का कितना रैंक है 105। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39th रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है 134 रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63rd रैंक है। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108th रैंक है। तो ये मैंने कुछ रैंक जो थे वो पिछले लेक्चर में बताए थे आपको। तो आपको इस लेक्चर में आप रिवीजन कर सकते हो। आप यहाँ पे ये जो स्लाइड है आप देख सकते हो इसको। तो आपको जो टॉप 3 कंट्री है ये भी याद रखनी है, और इसके साथ ये जो इंडेक्स हैं जो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हमारे आता है, बरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है आसाम में। तो आसाम में अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे 72% डिक्लाइन देखा गया है जो एवियन स्पीसीज होते हैं उसमें। तो एवियन स्पीसीज मतलब बर्ड्स में की जो स्पीसीज हैं उसमें क्या किया गया है, डिक्लाइन देखने को मिला है। और कितने % डिक्लाइन देखने को मिला है, 72% जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी जैसे फिशिंग, पोचिंग, एग कलेक्शन और लैंड यूज चेंजेस जो होंगे, इनके कारण, इनकी वजह से जो है ये डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो बरदोई बिलमुख बर्ड सेंचुरी है ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है जो कि 11.25 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसके बीच में ये फैली हुई है, धेमाजी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे ये पाई जाती है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। हु वन गोल्ड मेडल एट सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इन भोपाल। तो अभी जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, तो ये कहाँ पे हुई है आपकी भोपाल में। तो अभी रिसेंटली किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका जीता गया शाहू तुषार माने जी के द्वारा। तो नेक्स्ट आता है, ऑन विच डेट इज नेशनल कंज्यूमर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड। तो ये किस दिन मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेशनल कंज्यूमर डे जो किस दिन मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो इस आज हम क्या करेंगे, जितने भी जो डेज होंगे वो भी पढ़ लेंगे। तो दिसंबर महीने के जो डेज हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो अभी 2024 में जो नेशनल कंज्यूमर डे है इसकी थीम क्या रहा है, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। और ये क्यों मनाया जाता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसकी इनेक्टमेंट हुई थी, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन 24 दिसंबर को। तो इसलिए ये मनाया जाता है। तो जो आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो किस दिन मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो कि 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को। मिनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर को। पेंशनर्स डे जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये 12 दिसंबर को। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये 14 दिसंबर को। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो कि आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये आपका 9 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। और इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर को। और इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको याद रखने। नेक्स्ट हमारा था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो अभी रिसेंटली जो है चीफ जस्टिस बनाए गए हैं तो हिमाचल प्रदेश के, तो ये किसको बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है GS संधवालिया जी को। क्या बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। तो इन्होंने रिप्लेस किया गया है राजीव शाखदेर को। तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, गुरमीत सिंह संधवालिया।
तो इनको बनाया गया हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो बनाए गए हैं। तो अभी कुछ रिसेंटली न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो राहुल नार्वेकर जी हैं, जो कि बीजेपी के एमएलए थे, उनको महाराष्ट्र जो असेंबली है उसके स्पीकर बनाए गए हैं। तो जो संजय मल्होत्रा जी हैं, उनको बनाया गया 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। रामा मोहन राव ये बने हैं हमारे एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपको बताना है चेयरपर्सन कौन है एसबीआई के। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, जो कि नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया है। अरविंद पंगेरिया, जो कि 16th फाइनेंस कमीशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में आता है इन विच टाउन वाज द सुशासन पद यात्रा ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट अटल बिहारी वाजपेयी 100th बर्थ एनिवर्सरी। तो अभी रिसेंटली जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये इसके लिए एक सुशासन पद यात्रा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये सुशासन पद यात्रा जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये आपकी की गई थी वडनगर में, गुजरात के वडनगर में। तो ये हमारी किसके द्वारा, मनसुख मांडविया जो जी हैं, उन यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा ये इवेंट जो था वो लीड किया गया था। तो ये कुछ आपको याद रखना है इसमें। तो ये कहाँ पे हुई? वडनगर, गुजरात के जो टाउन है वहाँ पे। तो ये आपका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका होम टाउन भी है वडनगर। तो नेक्स्ट आता है विच कंट्री विल होस्ट द आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2025। तो कौन सी कंट्री जो है आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप जो है उसको होस्ट करेगी? तो ये किया जाएगा आपका इंडिया के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया। नेक्स्ट आता है वेयर वाज इंडिया फर्स्ट बायोबिटुमन हाईवे इनॉग्रेटेड। तो अभी रिसेंटली बायोबिटुमन हाईवे जो है उसको इनॉग्रेशन की गई है। तो आपको बताना है कहाँ पे की गई है। तो ये जो नागपुर मानसर जो रोड है, हाईवे है, इसको जो बायोबिटुमन है इसको वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो बायोबिटुमन मतलब अब जो रिसेंटली जो है ये फ्री जो पेट्रोलियम हाईवे बनाए जाएंगे, पेट्रोलियम को अल्टरनेट किया जाएगा, इसमें बिटुमन का यूज़ नहीं किया जाएगा। और इसमें जो नागपुर मानसर बाईपास है नेशनल हाईवे 44, तो वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो क्रॉप रेजिड्यू होगी उसको यूज़ किया जाएगा और उसका बनाया जाएगा लिग्निन। और जो ट्रेडिशनल बिटुमन होता है जिसमें पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, तो वो उसको रिप्लेस किया जाएगा और इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव जो बिटुमन होगा उसको यूज़ किया जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है? बायो बिटुमन। तो बायो बिटुमन क्यों दिया गया? क्योंकि ये क्रॉप की जो रेजिड्यू है उसके द्वारा यह जो बनाया गया है, इसलिए इसको। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, इसलिए ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इस बार? नागपुर मानसर में। तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री थी जो आपको आपके जो एग्जाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।